गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अपनी क्लास में नए चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज अपना जो चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के प्रयोग अपन कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रीपोजिशन वाक्य में कहां और किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी, ये जानना बहुत बेटर है। क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्रीपोजिशन के नॉलेज के हम सेंटेंस में या सेंटेंस को सही नहीं लिख पाएंगे और उसका सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप इसको लिखो डेफिनेशन। तो देखिए, डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन को संबंधवाचक अवयव भी कहते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में जैसे देखिए, आप लिखो, मैं आपको इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। A preposition is a word प्रीपोजिशन जो है वो एक शब्द है। अब शब्द कौन सा है ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। शब्द का मतलब है कि उसका प्रयोग कहां किया जा रहा है, इसलिए उसको अपन इस प्रकार से लिख रहे हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर, मतलब जो कहां लगाई जाती है, तो प्लेस्ड बिफोर क्या, नाउन और प्रोनाउन। तो लिखो बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाई जाएगी, हमने लिख दिया। अब क्यों लगाई जाएगी ये जानना है। तो टू शो, दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए वो हम यहां लिख रहे हैं, टू शो। अब क्या दर्शाना है वो थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो दर्शाया क्या जाएगा, हमें रिलेशन दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाएगा, रिलेशन दर्शाया जाएगा। टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर, जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन होगा है ना, तो विथ अनदर या अदर है, अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अनदर नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। देखिए, किसी लाइन में सबसे पहले हम ऐसे भी लिख सकते थे, इन ए सेंटेंस। हम इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। इन ए सेंटेंस प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। समझ लो, यानी हिंदी में इसको समझने के लिए प्रीपोजिशन शब्द का हिंदी जानते, ये संबंधवाचक अवयव होता है। ये क्या करता है, यानी वे शब्द, कौन से शब्द, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन सुनोगे, नाउन का हो गया संज्ञा और प्रोनाउन का क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है, अरे नाउन का हो गया संज्ञा, प्रोनाउन का क्या हो गया, सर्वनाम। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक यानी प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। ओके, इतना अपना हो गया। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के प्रकार कितने हैं, मतलब प्रीपोजिशन जो है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम उनको राइट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहले हम एक दो एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, क्या कि ए काऊ इज ग्रेजिंग। ए काऊ इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चल रही है, और क्या चल रही है, घास। तो ए काऊ इज ग्रेजिंग
अब आगे अगर ग्रास लिखना चाहते हैं अपन तो ग्रास लिख दो, और अगर नहीं लिखना चाहते तो ए काउ इज ग्रेजिंग कहां, इन द फील्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन शब्द है ये क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ए काउ, एक गाय, इज ग्रेजिंग चल रही है कहां, इन द फील्ड, खेत में। तो गाय और किसका संबंध हो रहा है, खेत का। गाय चल रही है कहां चल रही है, खेत में। तो गाय और उस स्थान का संबंध यहाँ पे इनके द्वारा दर्शाया जा रहा है। ऐसे जैसे अपन दूसरा लिखेंगे, ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। ही सिटिंग अंडर ए ट्री, ही सिटिंग वह बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो मतलब उसका जो बैठने का संबंध है उस पेड़ के साथ है, और वो उस स्थान पर, यहाँ पे स्थान दर्शाने के लिए, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जैसे योर बुक इज ऑन द टेबल, या द बुक इज ऑन द टेबल है, जैसे योर बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। तो अब देखो किसका संबंध दर्शाया जा रहा है, आपकी बुक का संबंध दर्शाया जा रहा है, और आपकी बुक का जो संबंध है वो किसके साथ दर्शाया जा रहा है, टेबल के साथ दर्शाया जा रहा है। तो आपकी बुक जो है वो कहां है, ऑन द टेबल, पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑन है, अंडर है, इन है, ये वर्ड जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशंस को शो करने के लिए दर्शाए गए हैं। ठीक है। तो आप एक बार इनको राइट करो। अब देखिए इसको बेटर समझने के लिए कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग कैसे और कहां किया जाएगा, तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए इंपोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, यानी प्रीपोजिशन का क्या इंपोर्टेंस है, इसको अच्छे से जानने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं, आप उसको राइट कीजिए। इन ए सेंटेंस, कि एक वाक्य में प्रीपोजिशंस प्ले, प्रीपोजिशंस होती है वो प्ले नहीं निभाती है। ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट रोल, काफी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करती है। टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, बताने के लिए। प्रॉपर मीनिंग, उसका सही अर्थ, उसका सही अर्थ बताने के लिए क्या करती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके। इन ए सेंटेंस प्रीपोजिशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोवाइड इट्स प्रॉपर मीनिंग। ठीक है। साथ ही देखिए विदाउट, इसके बिना, किसके बिना, प्रीपोजिशंस के बिना क्या नहीं कर सकते, विदाउट प्रीपोजिशंस वन कैन नॉट गेट, यानी हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर मीनिंग, सही अर्थ ऑफ द सेंटेंस। बिना प्रीपोजिशन के या सही प्रीपोजिशंस के प्रयोग के बिना हम वाक्य का सही अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो वाक्य का सही अर्थ हमारे पास तभी कब आएगा, जब हमें उसके सही प्रीपोजिशंस का नॉलेज होगा और हम उसको उसके सही जगह पे प्रॉपर्ली उसको राइट करेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स लिख के बता रहा हूँ। एक एग्जांपल आपने लिखा, राम इज हीडिंग हिमसेल्फ द ट्री। राम इज हीडिंग, राम छिपा हुआ है या राम ने छिपा लिया हिमसेल्फ स्वयं को, द ट्री पेड़ के, राम ने छिपा लिया स्वयं को पेड़ के। अब पेड़ के क्या, ये नहीं पता चला। ऐसे अगर सही होता कि राम ने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया या राम पेड़ के पीछे छुप गया, तब तो सेट निकल जाता। लेकिन इसमें पीछे शब्द बिहाइंड का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये वाक्य जो है वो अपना प्रॉपर अर्थ नहीं दे पा रहा है। अगर इसमें जैसे होता राम इज हीडिंग, फिर यहाँ पे मान लीजिए राम इज हीडिंग हिमसेल्फ, फिर अपन यहाँ लिख लेते बिहाइंड लगा करके और बिहाइंड द ट्री कर देते, समझ लो, तो इसका सही अर्थ निकल जाता। ऐसे जैसे दूसरा देखो, एक कैट इज सिटिंग, एक कैट, एक बिल्ली इज सिटिंग बैठी हुई है। अब बिल्ली बैठी हुई कहाँ, द टेबल, मेज, बिल्ली बैठी हुई है और आगे है मेज। तो ऐसे होता है बिल्ली मेज के ऊपर बैठी हुई है या बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है, तब तो उसका सही निकल जाता। अरे यहाँ पे ऑन या अंडर का प्रयोग हो जाता, समझ लो, ऑन या अंडर का अर्थ प्रयोग हो जाता तो इसका सही अर्थ निकल जाता। लेकिन सही प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करने की वजह से ये वाक्य जो है वो अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे, अब ये देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है। कठिन क्या होता है, टू नो, जानना,
ये जानना बहुत कठिन होता है। द सेंस यानी अर्थ, भाव जो होते हैं ऑफ द सेंटेंस, वाक्य यानी वाक्य को समझना बहुत कठिन होता है या वाक्य के भाव को समझना बहुत कठिन होता है विदाउट प्रीपोजिशन, यानी सही प्रीपोजिशंस के प्रयोग के बिना या प्रीपोजिशंस के ज्ञान के बिना वाक्य के भाव को समझना कठिन होता है। साथ ही प्रीपोजिशंस एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, जो प्रीपोजिशन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी काफी महत्वपूर्ण भाग है ऑफ ए सेंटेंस। इसलिए जो प्रीपोजिशन है वो एक वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इतना आपने राइट कर लिया। इसके बाद में आता है कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन या टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। और इस काइंड्स की जगह तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि प्रीपोजिशंस कितनी टाइप की होती है या कितने काइंड की होती है। तो अपन इसमें से लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस आर 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती है, 3 टाइप्स। ठीक है, अपन ऐसा इसको राइट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि प्रीपोजिशंस जो है वो 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स कौन कौन सी है, तो इस बार मैं आप लोगों को कुछ लिखवा रहा हूँ। देखिए, प्रीपोजिशंस आर क्लासिफाइड प्रीपोजिशंस आर क्लासिफाइड यानी प्रीपोजिशन को पहचाना जाएगा किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अब कौन कौन से आधार पे पढ़ो पहचानने की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड स्ट्रक्चर, जान दो, शब्द की रचना, वर्ड शब्द का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी जो संरचना बनाते हैं शब्दों की संरचना के आधार पे, एंड रिलेशन, और उसके रिलेशन का मतलब है संबंध के आधार पे। ओके, एंड रिलेशन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अभी तक तो आपने लिखा कि इसको किस आधार पर बैठाना है, तो उसके वर्ड स्ट्रक्चर, शब्द की संरचना के आधार पे, एंड दूसरा क्या था पॉइंट अपने पास, रिलेशन, उसके संबंध के आधार पे। ठीक है, अब आता है कि प्रीपोजिशन होती कितनी टाइप की है, तो होती कितनी टाइप की उसके लिए हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आर प्रीपोजिशन, या ऐसे लिख सकते हैं द प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस। अब क्या, आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रीपोजिशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो अपन सीधे सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्रीपोजिशंस आर 3 टाइप्स। ठीक है, अरे सीधा सीधा अपन यहां से इस लाइन को ये मतलब समझ लो आप तो कि प्रीपोजिशंस कितने टाइप की है, तो द प्रीपोजिशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रीपोजिशंस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब आप इसको एक बार बोर्ड में पूरा फिल हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोटबुक में इसको राइट कर लीजिए। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं कि वो 3 टाइप्स की कौन कौन सी होती है, तो उसमें आपको मैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखवाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन।
यानी आपको तो इस बात को ध्यान देकर थोड़ा समझना है, सिंपल प्रीपोजिशन। जो 1 नंबर पे अपन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं वो कौन सी होती है, सिंपल प्रीपोजिशन, ध्यान रखना है। अब सिंपल प्रीपोजिशन, इसके नाम से आपको कुछ लग रहा होगा कि क्या होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, साथ ही सिंगल वर्ड यानी एक शब्द वाली भी होती है। इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कि ये क्या होती है और कैसे होती है, तो आपको मैं एक लाइन लिखा रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा समझने के लिए लिखिए, दीज आर स्मॉल, स्टार लगा के लिख दीजिए। दीज आर स्मॉल, ये छोटी होती है साइज आकार में, तो लिखिए दीज आर स्मॉल साइज। ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है, एंड कंसिस्ट, और क्या होती है, कंसिस्ट होती है क्या, ऑफ ए स्मॉल सिंपल वर्ड, कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ऑफ ए स्मॉल, और साथ के साथ इस स्मॉल के आगे पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल वर्ड। अरे किससे मिलकर बनती है, सिंपल वर्ड से, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल सिंपल वर्ड। ओके, ठीक है। क्या होगा, दीज आर स्मॉल साइज, ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल सिंपल वर्ड, और साथ ही साथ सिंपल वर्ड जो सामान्य शब्द होते हैं एकदम इजी वाले, उनसे बनती है। इसमें इसको एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक लाइन में अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वो भी आप राइट कर लीजिए, देयर वर्ड स्ट्रक्चर, इसी में अपन देयर वर्ड स्ट्रक्चर, कि इसका जो शब्द संरचना जो बनेगी, स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, इज वेरी सिंपल, वो बहुत इजी होता है। तो देयर वर्ड स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, ठीक है, या राइट लीजिए। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए अपने को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया है, थोड़ा प्रॉपर वे में समझ में आया है, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी में टाइप करवा देता हूं, ठीक है। आप इसमें लिखिए, अधिकांश प्रीपोजिशन जो ज्यादातर प्रीपोजिशन होती है, अधिकांश मतलब अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर जो प्रीपोजिशन होती है एक शब्द के होते हैं। किसके होते हैं, एक शब्द के होते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, अधिकांश जो प्रीपोजिशन है वो क्या होते हैं, एक शब्द के होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। ऐसे लिख दीजिए, उन्हें सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। ये हमने यहां राइट कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती है, इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस लिखी जाती है। तो इसमें बहुत सारी प्रीपोजिशंस ऐसी है जिसका इनमें प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको वो साथ के साथ राइट करवा रहा हूं, आप राइट कर लीजिए। अब देखिए ये प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती है, यानी सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती है। तो काफी सारी होती है, कुछ के बारे में अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जैसे एड, इन, ऑन, बाई, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, विथ, अप, डाउन, ऐसे ही ओवर, अंडर, थ्रो, सिंस, ओवर, टिल, और आगे बहुत सारी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया, ETC। ठीक
ठीक है, यानी कहने का मतलब इनके बारे में हम विस्तार से तो बाद में पढ़ेंगे एक एक के साथ। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि प्रीपोजिशंस जो है वो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो उसमें अपने पहला टाइप लिखा सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन। अब ये कौन कौन सी होती है ये हमने यहाँ पे राइट किया है, जैसे और जैसे भी हमने इसमें कुछ एक के बारे में लिख दिया, आगे लिख दिया ETC। फिर जब इनका एक साथ कंटिन्यू को स्टडी करेंगे तो पूरा लिखेंगे। अब 2 नंबर पे जो प्रीपोजिशन स्टार्ट होगी उसके बारे में लिखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन ये सेकंड नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे जो प्रीपोजिशन है उसका नाम है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड से आप समझते हैं, जिसके नाम से भी अपन समझ जाते हैं कि ये कंपाउंड में मतलब किसी से मिलके बनेगी। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में हम कौन कौन सी यानी इसमें क्या क्या राइट करेंगे वो आप लोगों को मैं पहले राइट करवा रहा हूं, आप उसको राइट कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए दीज आर, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दीज आर लिख सकते हैं या दीज प्रीपोजिशंस आर लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिख लो दीज प्रीपोजिशंस ठीक है, दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय। अब क्या लगा के बनाना है ये ध्यान रखना है, दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे आर फॉर्म लिखा तो इसके पहले अपन एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं जनरली, ठीक है। ये वर्ड भी अपन यहाँ चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरी नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए जनरली फॉर्म्ड। तो क्या हो जाएगा दीज प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड। ये प्रीपोजिशन बनाई जाती है क्या, तो बाई यूजिंग लिख सकते हैं, बाई एडिंग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बाई, अब चाहे तो अपन जैसे मान लीजिए यूजिंग लिख दिया अपन, और चाहे तो अपन यहाँ पर एडिंग लिख दिया, बाई यूजिंग और बाई एडिंग, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, हम दोनों में से किसी भी शब्द को यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस काम करता है कि अपन कौन सा वर्ड लिख रहे हैं। तो यूजिंग या एडिंग क्या, ए प्रीफिक्स, क्या क्या करना है वो अपन लिखेंगे ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जानते हो, अरे प्रीफिक्स का मतलब तो समझते हो ना, उपसर्ग। प्रीफिक्स और सुफिक्स 2 वर्ड्स होते हैं। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, और जो सुफिक्स यानी प्रत्यय होते हैं वो शब्द के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे हमने लगा दिया कि भाई इसको प्रीफिक्स के पहले लिखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए अपन ये वो बना लिया और उसमें अपन लिखते हैं कि थोड़ा सा सामान्यतया यानी इसको हल्का सा और समझने के लिए कि इसका प्रयोग यूजुअली या जनरली अपन कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली भी अपन लिख सकते हैं और जनरली भी अपन लिख सकते हैं। तो चाहे तो यूजुअली लिख लो और चाहे तो जनरली लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दोनों शब्द एक ही हैं, ये दोनों शब्द एक ही हैं, इनमें से अपन कोई सा भी शब्द राइट कर सकते हैं। अब इसके आगे किसका प्रयोग मोस्टली कहां कहां किया जाता है तो मैं आपको थोड़ा सा लिखा रहा हूं, आप लिखिए ए बी, इसके अलावा इन आउट, जैसे इनके बाद लिख लो आउट, ठीक है। ऐसे जैसे हमने इन आउट लिख लिया विथ ETC, फिर इसके आगे जैसे विथ भी लिख लो, आगे लिख लो ETC, और पोस्ट जो है अपना वापस बंद कर दो, ठीक है। ए बी इन आउट विथ ETC, और आगे लिख सकते हैं अपन जैसे इसमें टू ए नाउन या विथ ए नाउन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपने विथ ए नाउन लिख दिया या विथ ए लिख दिया, तो टू ए नाउन, ठीक है। ये हो गया अपना कंपाउंड प्रीपोजिशन कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कहां करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको जो लिखने की बात है वो मैं आप कोमा लगा दीजिए, पुलिस को यहाँ कोमा लगाकर हम
इसके आगे कुछ और राइट कर रहे हैं वो आप साथ ही साथ लिखते जाइए। क्या? एंड एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब। हम इसमें क्या लिखेंगे? एंड एडजेक्टिव, तो आप पहले लिखो एंड एडजेक्टिव और, अब देखो इसमें प्रयोग किसके साथ करना है? या तो एडजेक्टिव के साथ करना है या फिर किसके साथ करना है? एडवर्ब के साथ करना है। तो एंड एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में हमने इसका प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे इसको समझने के लिए मान लीजिए हम इसको थोड़ा और अगर गहराई से इसको पढ़ना चाहें कि ये कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती है। समझ रहे हो? ये प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती है। तो अब हम उन प्रीपोजिशंस के बारे में लिखेंगे। आप एक बार बोर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको राइट कर लीजिए। बोर्ड पूरा इरेज हो चुका है।